हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको सिखाऊंगा कोर फीचर ऑफ शेयर्स कैसे किया जाता है और उसकी जो जर्नल एंट्रीज हैं कंपनी अकाउंट्स में हम किस तरह से उसको रिकॉर्ड करते हैं। फोर्थ फीचर ऑफ शेयर्स का बेसिकली मतलब क्या होता है कि व्हेन एनी ऑफ द एप्लीकेंट who have not paid you or paid the company any stage, then the company has a full right to cancel the shares after giving the proper notice to the applicant. So मैं मान के चलता हूँ कि सर ने नहीं दिया और कंपनी ने उनके शेयर्स को कैंसिल कर दिया। उस कैंसिलेशन को हम अकाउंटिंग टर्म में बोलते हैं कॉल्ड फोर फीचर ऑफ शेयर्स। अब इसमें हमको कुछ टर्म्स के बारे में हमें थोड़ा पता होना चाहिए। वो टर्म्स अगर आपको एक बार समझ में आ जाएंगी, कॉन्सेप्ट यदि आपको एक बार समझ में आ जाएगा तो आप बहुत इजीली इनकी जो जर्नल एंट्रीज है वो आप कर सकते हैं। नाउ हमको क्या क्या समझना पड़ेगा। द फर्स्ट थिंग इज इट इज व्हाट इज द कॉल्ड अप कैपिटल ऑफ द ऑन द फोरफिटेड शेयर्स। पर शेयर पर कॉल्ड अप कैपिटल कितना, उसी तरह से पेड अप कितना है और उसी तरह से फिर अनपेड कितना है। सो दीज थ्री थिंग्स मस्ट बी नोन बाय द स्टूडेंट so that the student can able to do the question very easily. अब कॉल्ड अप कैपिटल में एक थोड़ा एग्जांपल लेकर के आपको सुनाता हूँ कि कॉल्ड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल और अनपेड कैपिटल क्या होता है। सी क्वेश्चन के अंदर आपको इन तीन में से दो चीजें तो दी होती है और फिर आप एक चीज ऑटोमेटिकली अपने आप निकाल लेंगे। आइदर कॉल्ड अप पेड अप दिया होगा तो अनपेड निकाल लेंगे, पेड अप अनपेड दिया होगा तो कॉल्ड अप निकाल लेंगे। तो इस तरह से कॉम्बिनेशन फॉर्मुलेशन कुछ भी हो सकती है। तो आप उससे आपको बेसिकली कॉन्सेप्ट समझ में होना चाहिए। क्या कॉन्सेप्ट है बता। जैसे हमको ये पता है दैट वी हैव there are different stages. First is application, then we have allotment, then we have first call, and then we have final call. जनरली क्वेश्चन में ये चार स्टेजेस होती हैं और जो टोटल पेबल वैल्यू ऑफ ईच शेयर है वो मान के चलता हूँ 10 रुपीज पेबल वैल्यू, बट द वैल्यू विच applicant is supposed to pay called as a payable value. से कंपनी ने बताया 2 रुपए एप्लीकेशन पे थे, 4 रुपए अलॉटमेंट में है, 2 रुपए फर्स्ट कॉल एंड देन 1 रुपी फाइनल कॉल। अब क्वेश्चन में बोला दैट वन द एप्लीकेंट हैव नॉट पेड द फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल, बोथ अभी तक नहीं दी और उसके बाद कंपनी ने उनके शेयर्स को फोरफिट कर दिया। तो if you see carefully, the company have gone till final call. That means the called up capital will be full 10. Because company last stage तक गई है, उसके बाद कंपनी ने forfeit किया, तो मतलब कंपनी ने मांगा तो पूरा 10 है, so that is called 10 is the called up capital. उसके बाद कंपनी ने जो एप्लीकेंट है उसने हमको ये 2 स्टेजेस दे दी थी। This is my paid up value. जितना एप्लीकेंट पे कर देता है उसको हम पेड अप पर शेयर बोलते हैं, दैट इज 6 रुपीज पर शेयर। और जो कंपनी जो पर्सन है वो अगर 4 ये इसको मैं 2 कर 2 रुपीज में, तभी वो 10 हो गया, राइट। 4 रुपीज अनपेड, ये दोनों अनपेड। सो 10 रुपीज कॉल्ड अप, पेड अप इतना, ये दोनों अनपेड। सो इन अ गिवन क्वेश्चन आपको जैसे मेरे को यहाँ पर अनपेड दिया हुआ था, कॉल्ड अप मैंने देख लिया कि मुझे पता लगा दैट आई हैव रीच्ड और द कंपनी हैव रीच्ड टिल द लास्ट स्टेज, देयरफॉर द कॉल्ड अप हैज टू बी 10। सो हमारे पास क्वेश्चन के अंदर ये दो बोला हुआ था कि ये 2 चीजें नहीं दी उन्होंने, तो मतलब हमको पेड अप निकालना था, हमने पेड अप उससे निकाल लिया। बिकॉज मेरे पास दिस इज आल्सो गिवन, दिस वाज आल्सो गिवन, सो आई कैलकुलेटेड दिस। अगर मेरे को ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो मैं इसको निकाल सकता हूँ। अगर मेरे को ये और ये दिया है तो मैं इसे निकाल सकता हूँ। सो कुछ भी आप अगर आपको क्वेश्चन में दिया हो तो आप उससे निकाल सकते हैं। सो ये कॉन्सेप्ट आप टिल लास्ट वीडियो तक आप इस कॉन्सेप्ट को अपने ध्यान में रखिएगा। ये तीनों चीजों को अपने ध्यान में बिल्कुल दिमाग के अंदर घुसा के रख। चलिए मैं आपको एग्जाम्पल लेकर के सिखाता हूँ।
उससे पहले हम जर्नल एंट्रीज की बात करते हैं। जर्नल एंट्री के अंदर हमारे पास सबसे पहले ये एंट्री होती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फॉरफीचर टू अनपेड कॉल्स। यानी जब शेयर कैपिटल कंपनी ने जब फॉरफिट कर रही है तो कंपनी का जो शेयर कैपिटल की जो वैल्यू है वो कम हो जाती है, तो दैट इज व्हाई हम उनको डेबिट कर देते हैं। उसके बाद शेयर फॉरफीचर वैल्यू में वो लिखते हैं जो कंपनी ने रिसीव कर लिया है लेकिन हम उसको देंगे नहीं वापस, तो कंपनी के लिए एक तरह की इनकम होगी, इट इज अ कैपिटल इनकम फॉर द कंपनी, तो वो क्रेडिट कर देते हैं। और जो कंपनी को पैसा नहीं मिला, अनपेड है, वो भी हम कैपिटल को उस कॉल्स को भी हम क्रेडिट कर देते हैं। जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में ही से एग्जांपल लिया था कि मैं चलो लेकर चाहता हूँ कि 200 शेयर्स वर्थ है, कंपनी ने 10 रुपीज तो कॉल किए थे, तो 200 into 10 विल गो इन दी कैपिटल वैल्यू। उसमें से कंपनी ने जो एप्लीकेंट है उसने 6 रुपीज दे दिए थे, तो मैं यहाँ पर लेता हूँ 200 into 6, और जो नहीं दिया था वो 200 into 4। अब यहाँ पर आप अनपेड कॉल ना लिख सकते, आप इसमें लिख सकते हैं टू फर्स्ट कॉल, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फाइनल कॉल। यहाँ आप कॉल्स इन एरियर भी लिख सकते हैं। तो ये पहली एंट्री हुई हमारी जब कंपनी ने इसको फोरफिट किया इसको, दिस इज द फर्स्ट एंट्री। इसके बाद कंपनी ने इन्हीं शेयर्स को कहीं और जाकर के किसी और को सेल कर दिया। Now the company can sell these shares lesser than this value, or it can sell at the higher than the 10 value, or it can sell at 10 itself. अच्छा, सपोज अगर कंपनी ने 10 का जो शेयर था वो लेसर देन द वैल्यू पर इशू करा, तो उसमें हमारी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिटेड शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। से मान के चलता हूँ कि कंपनी ने 150 शेयर्स थे, उन्होंने 8 रुपीज पर इशू किए, क्योंकि यहाँ पर 150 into 10 होगा, बिकॉज अगर ऊपर 10 रुपीज है तो नीचे भी यहाँ पर 10 रुपीज ही लिखेंगे हम, और 2 रुपए का हमको लॉस हो गया, वो 150 into 2 रुपीज का हमें लॉस हो गया, वो हमारा डेबिट हो जाता। नाउ यू मे से सर हम उसको मोर देन द फेस वैल्यू पे भी तो रीइशू कर सकते हैं, मतलब मोर देन दिस 10 रुपीज से भी तो रीइशू कर सकते हैं। यस, यू कैन डू इट। So in that situation, we will pass the entry bank account debited to share capital to security premium reserve। यहाँ पर मैं आपको बहुत ध्यान से समझना एक चीज को समझा रहा हूँ। यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व ही लिखना, यहाँ पर टू शेयर फॉरफीचर नहीं लिखना, वो गलत हो जाएगा। बिकॉज कंपनी जब मोर देन द फेस वैल्यू से रीइशू करती है तो उसका जो एक्सेस अमाउंट होता है that is credited to the security premium reserve account. So suppose कंपनी ने 11 रुपए पे इशू करा, तो मैं करूंगा 150 into 11, 150 into 10 will come in the capital and 150 into 1 will go in the security premium reserve। अब जब कंपनी ने री इशू कर दिया तो फिर आपको तीसरी एंट्री एक और करनी पड़ेगी, और वो एंट्री होती है, उस एंट्री का जो मतलब है वो ये होता है कि जितने शेयर्स आपने री इशू किए हैं, जैसे इस केस में 150 री इशू करें, इसका नेट प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। दोबारा बोल रहा हूं कि प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट ऑन द री इशूड शेयर्स विल बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व, वो उसकी नरेशन होती है। अब आप इसके अंदर हमारी जो एंट्री होगी वो होगी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर टू कैपिटल रिजर्व, और वो वैल्यू कितनी होगी, देखिए आपने रेशियो कितने करे 150 मल्टीप्लाइड बाय, जब आपने फॉरफिट किया था तो अगर आप पीछे ध्यान से देखें तो आपकी जो एंट्री थी see your paid up value was 6 rupees per share, it was 6 rupees per share, तो ये आपका प्रॉफिट था। तो इसको हम जब लिखेंगे यहाँ पर तो 6 rupees was the profit, while you have reissued, if you have reissued at lesser than the value like in the previous slide, it was 2 rupees का loss, तो -2 कर देंगे। so 150 into 4 600 rupees हमारा यहाँ पर रिकॉर्ड। सपोज कंपनी ने बोला कि हमने इसको मोर देन द फेस वैल्यू से रीइशू करा है, दैट इज ये वाली एंट्री थी। अब इस एंट्री के अंदर हमारे पास लॉस तो कोई है ही नहीं, तो ये 0 हो जाएगा।
तो 150 इंटू 6 वो सीधा यहाँ आ जाएगा। तो ये बहुत इजी वे है द कैलकुलेशन ऑफ द कैपिटल रिजर्व वैल्यू। मतलब अगर आपको ये तरीका समझ में आ जाए तो आप इवन बड़े बड़े क्वेश्चन में भी जो कैपिटल रिजर्व निकालते हैं वो आप विद इन फ्यू सेकेंड्स आप निकाल सकते हैं। तो दिस इज हेल्पफुल व्हेन यू हैव वन मार्कर क्वेश्चंस और उसके अंदर आपको सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोले कि कैपिटल रिजर्व कैसे निकालना है, तो आप इसके अंदर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड निकाल सकते हैं। चलिए अब हम कुछ एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं, लाइव एग्जाम्पल्स, सो दैट आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं और क्या करते हैं। फाइन, X Limited forfeited 200 shares of ₹10 each on which the shareholder paid 6 rupees. आगे कुछ और नहीं बोला, इसका मतलब the called up capital is full 10. Okay, so called up लिख लेते हैं हम, called up 10, paid up बोला हुआ है, paid up 6, unpaid 4. So my first entry will be share capital account debited to share forfeiture to calls in area. ये हमारी सबसे पहली एंट्री। कितने शेयर थे? 200 इंटू 10, तो दिस इज 2000। फोरफीचर में पेड अप मेरे पास 6 रुपीज है, सो 200 इंटू 6 विल गो इन दी फोरफीचर एंट्री विच इज ऑफ 1200, एंड देन 200 इंटू 4 विच इज कॉल्स इन एरियर 800 विल गो हियर। उसके बाद उन्होंने बोला that the company later on company reissued 150 shares to Mr. X for 8 rupees as fully paid up। मतलब जब फुली पेड अप हो तो मतलब 10 रुपए का शेयर, तो 10 का शेयर आपने 8 रुपीज पे सेल करा, तो कैन आई से दैट इट इज अ लॉस टू द फर्म? यस, 2 रुपीज का लॉस। तो हमारी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिटेड शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। दिस इज माई एंट्री। वो कितना होगा? 150 इंटू 8, 150 इंटू 2 एंड 150 इंटू 10। बिकॉज ऊपर 10 है तो नीचे भी 10 आएगा। एक बात। दूसरी बात, क्योंकि यहाँ पर बोला है एज फुल्ली पेड अप, तो फिर ये 10 ही आएगा। ऊपर बेशक कम भी हो लेकिन नीचे फिर 10 ही आ। सो दैट कम्स आउट टू बी 1500, then it comes out to be 300 and then it comes out to be 1200। एंड मैंने आपको ये भी बताया था कि यदि आपने ये वाली एंट्री करी है तो आपको नेक्स्ट एक और एंट्री करनी पड़ेगी विच इज ऑफ कैपिटल रिजर्व। सो माय नेक्स्ट एंट्री विल बी शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व कैलकुलेट करने का बहुत आसान तरीका है। 150 शेयर इशू किए थे, मल्टीप्लाइड बाय 6 रुपीज का आपको प्रॉफिट था और 2 रुपीज का आपको लॉस है, तो 6 माइनस 2 4, 600 रुपीज विल बी द कैपिटल रिजर्व। वेरी सिंपल, नो डिफिकल्टी एट ऑल। थोड़ा सा हम इसमें और थोड़ा आगे एडवांस लेवल पे चलते हैं, सीखें, क्योंकि इसमें डिफरेंट केसेस होते हैं, डिफरेंट चीजें होती हैं। लेकिन आपको ये जो 3 चीजें हैं इसको समझना सबसे इंपॉर्टेंट है। यदि आपने ये समझ लिया ठीक से तो आप कोई भी क्वेश्चन बड़ा इजीली कर सकते हैं। लेट्स मूव अहेड और एग्जांपल लेते हैं। आर लिमिटेड forfeited 2000 shares of ₹10 each, 8 called। अब देखिए 8 रुपए कॉल्ड अप है, उसने 5 रुपए पे किया है, सो आउट ऑफ 8 5 वॉज पेड, तो अनपेड कितना हुआ? 3 रुपीज। सो हमारे पास 3 चीजें निकल आई, एक कॉल्ड अप 8 रुपीज, पेड अप 5 रुपीज, अनपेड 3 rupees. Now let's start with the first entry. Share capital account debited to
शेयर फॉर फीचर तो अब मुझे ये अगेन नहीं पता कि वो कितने नंबर कौन सी स्टेज है, तो 2 calls in it, 2 calls in area. Now the values will be how much? It will be 2000 into 8. I told you यहाँ पर हमेशा called up आता है, always remember this, called up आएगा हमेशा. Then 200 into 5 because the person has paid you 5 rupees. And 200 into 3 आपको नहीं मिला, 2000 sorry, I'm sorry, it's 2000. So 16,000 ये हो जाएगा, 10,000 ये हुआ और 6,000 ये हुआ. उसके बाद कंपनी ने बोला कि हमने 1600 शेयर रीइश्यू कर दिए टू मिस्टर एक्स फॉर ₹6 पर शेयर एज 8 पेड. तो 8 का शेयर आपने 6 में रीइश्यू करा तो ₹2 का आपको फिर लॉस. तो आप यहाँ पर एंट्री करें. सी आपको जब रीइश्यू करते हैं तो आपको पहले पता होना चाहिए कि आपको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है. यदि लॉस हुआ तो फिर मैं शेयर फॉरफीचर को डेबिट कर दूंगा, लेकिन अगर मुझे पता लगा कि मैंने मोर देन द फिक्स वैल्यू से रीइश्यू करा है तो फिर मैं उसको सिक्योरिटी ग्राउंड वाली एंट्री करूँ. सो यहाँ पर हमारी एंट्री हुई बैंक अकाउंट डेबिटेड शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल. हमारी ये एंट्री कितने शेयर थे? 1600 into 6 sorry 1600 into 6, 1600 into 2 and 1600 into 8. ये हमारी वैल्यू निकल आई. और लास्ट में हमारी एंट्री होगी शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व. आपको मैंने बताया था कैपिटल रिजर्व कैसे कैलकुलेट करता है. मैं ऊपर की एंट्री नहीं भी देखता तो भी कितने शेयर इशू करें? 1600 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय इन ब्रैकेट. जब मैंने फॉरफिट किया तो मेरे को 5 रुपीज का पेड अप था, तो 5 यहाँ आ गया. माइनस जब मैंने रीइश्यू करा तो मेरे को 8 का शेयर मैंने 6 पे रीइश्यू करा, इसका मतलब मुझे 2 का लॉस हो. 4800 यहाँ. मतलब मैं अगर ये एंट्रीज नहीं भी करता हूं तो भी मेरे को इस क्वेश्चन से ही मैं कैपिटल रिजर्व कैलकुलेट कर सकता हूं. आई कैन डू इट. मैंने आपके सामने किया, मुझे नहीं पता यहाँ पर मैं ये एंट्रीज नहीं करता हूँ. मैं इस एंट्री को नहीं करता तो मुझे पता है कितने शेयर इशू करे 1600. जब मैंने फॉरफिट किया था तो मुझे पेड अप था 5. जब मैंने री इशू करा तो 8 - 6 2 रुपीज का लॉस यहाँ पर. दैट्स इट. See how easy you can do. But again, you do practice, then आप इसको बहुत comfortably कर पाएंगे. Let's start up with the another questions. Now, at the time of reissue of the forfeited shares, जब हम आप reissue करते हैं मतलब second entry हमारी होती है, जैसे ये वाली मेरी second entry है. इस entry में मैं आपकी concept समझाने लगा हूँ, ध्यान से देखिए. कुछ चीजों को वो बहुत ध्यान से समझिए. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड फ्यू थिंग्स, क्योंकि ये आपका एग्जाम में आ सकता है. अगर कुछ मतलब आई थिंक काफी सारे स्टूडेंट जो हैं वो टीएस ग्रेवाल को फॉलो करते हैं. टीएस ग्रेवाल का एक कुछ क्वेश्चन नंबर है जैसे 57, 58, 59, 56, 57 क्वेश्चन नंबर्स हैं. उसके अंदर उन्होंने स्पेशली ये बताया पूछा है कि मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट ऑन री इशूड शेयर्स. अब डिस्काउंट क्या होता है अगर आप ध्यान से देखें तो डिस्काउंट इज दिस इज द डिस्काउंट वैल्यू, दिस इज द डिस्काउंट वैल्यू फॉर फीचर. यानी वो ये कहते हैं कि मैक्सिमम डिस्काउंट कितना हो सकता है. कंपनी उससे ज्यादा डिस्काउंट नहीं दे सकती. जब री इशू करती है तो उससे ज्यादा डिस्काउंट नहीं दे सकती. एक बात. दूसरी बात, कंपनी कहती है कि आपका मिनिमम री इशूड प्राइस कितना होना चाहिए. तो मैंने आपको यहाँ पर भी एक्सप्लेन करके बताया क्या ही कैसा है वो भी बताऊंगा अभी. लेकिन ये 2 मेन चीजें हैं. मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट ऑन री इशू शेयर्स वो कितना होना चाहिए एंड मिनिमम री इशू प्राइस वो कितनी होनी चाहिए वो. अब वो मैंने क्या बताया, मैंने बोला कि मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट शुड बी पेड अप वैल्यू ऑफ द शेयर.
पेड अप वैल्यू ऑफ द शेयर। और मिनिमम डिस्काउंट जब आप री इशू करते हैं तो मिनिमम री इशूड प्राइस कितनी होनी चाहिए, मिनिमम री इशू चाहिए, मतलब जो आपका बैंक की वैल्यू है ये वाली, ये बैंक की वैल्यू ये कितनी होनी चाहिए। बेसिकली ये दो चीजों को ध्यान में रखते हैं, ये हमारा डिस्काउंटेड वैल्यू होती है और ये हमारी री इशूड वैल्यू होती है। तो यही वो पूछ रहे हैं कि कितना मिनिमम आप प्राइस पर री इशू करेंगे और कितना आप मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हैं। यदि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे तो आप बहुत इजीली समझ पाएंगे। मैंने बोला कि जो आपका मैक्सिमम डिस्काउंट है इट शुड बी मैक्स टू मैक्स द पेड अप वैल्यू, यानी 5 रुपए तक आप डिस्काउंट दे सकते हैं, उससे ज्यादा डिस्काउंट नहीं दे सकते। अब आप कहेंगे सर वो क्यों? सपोज अगर मैं यहां पर 5 रुपीज ले लेता हूं तो मेरी जो सेल वैल्यू है वो मेरी 3 रुपए की होगी, राइट? तो मेरा लॉस कितना हुआ? 5 का प्रॉफिट 5 का लॉस, तो 0 लॉस हो सकता है। दैट इज द मैक्सिमम डिस्काउंट। तो आप कहें सर अगर मैं इसको 6 रुपीज पे सेल करूं तो ओके, तो 6 रुपीज ये हुआ, ये 2 रुपीज होगा, ये तो 8 होगा। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये 5 माइनस 6 हो जाएगा और नेगेटिव में। That is why I said that the maximum discount which you can pay or which you can give is only to the extent of the paid up value, यानी ये वाली वैल्यू, इससे ज्यादा आप डिस्काउंट नहीं दे सकते। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि यदि आप इसको 6 रुपीज कर देते हैं, कर दीजिए कोई बात नहीं, 3 रुपए पे 6 हो गई, 2 रुपीज हो गया, नो प्रॉब्लम। अब आपका जो जब आप कैपिटल रिजर्व निकालेंगे तो कैपिटल रिजर्व नहीं आएगा, ये आपका लॉस हो जाएगा, तो नेगेटिव हो जाएगा। क्यों? यू हैव रिसीव्ड 5 रुपीज बट यू आर गिविंग अ डिस्काउंट एट 6 रुपीज, तो इट इज 5 minus 6 which is -1, which is not possible. That is why I said that the maximum permissible discount on reissued shares is paid up value of forfeited shares and minimum reissued price is the unpaid value. अब ये unpaid value कैसे निकाली मैंने देखी। आपका मिनिमम किस लेवल, आपका अनपेड कितना है यहाँ पर? If you see carefully, your unpaid is 3 rupees. You are supposed to reissue at minimum 3 rupees. आप 3 रुपए से नीचे जैसे हुए, सपोज अगर मैं यहाँ बोलूँ 3 रुपए है तो लॉस कितना हुआ? 5। लेकिन अगर मैं बोलूँ नहीं सर मैं तो, आपने कहा नहीं सर 2 रुपए भी नीचे होते थे, उसमें क्या दिक्कत? 2 रुपए का ये 6 हो जाएगा, जैसे ये 6 हुआ ये 0, ये नेगेटिव आ जाएगा। इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूं कि आपको ये जो वैल्यूज है इसका बहुत ध्यान में रखना है। आप इसको बहुत सिंपल तरीके से समझ सकते हैं इस चीज को कि मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट ऑन रीइश्यूड शेयर्स विल बी पेड अप वैल्यू ऑफ द फोरफिटेड शेयर्स। उसी तरह से मिनिमम रीइश्यूड प्राइस कितनी होनी चाहिए? इट शुड बी मिनिमम टू द लेवल ऑफ द अनपेड वैल्यू, जितनी आपको नहीं मिली उस वैल्यू। हम इसको और इजीली तरीके से समझते हैं, आप इसको ध्यान रखिएगा इसका। ये एक क्वेश्चन है, यही टीएस गरवाल का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 56 है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 56 ऑफ टीएस गरवाल बुक। उसमें क्या बोला गया? कंपनी हैव इश्यूड 10,000 शेयर्स, कंपनी ने फोरफिट करे 500 शेयर्स। कंपनी के पास 10 रुपीज का जो शेयर था, 4 रुपए एप्लीकेशन, 3 रुपए अलॉटमेंट, 2 रुपए फर्स्ट कॉल एंड द बैलेंस ऑन द फाइनल कॉल। बैलेंस कितनी होगी? 4 3 7 2 9 और 1 रुपए आपका फाइनल कॉल, राइट? अब यहाँ पे ध्यान रखना, पेड अप कितना होगा, अनपेड कितना होगा और कॉल्ड अप कितना होगा, ये 3 चीजों को हमें ध्यान में रखनी है। अच्छा, अब वो कहते हैं कि आप इसके अंदर मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट एंड मिनिमम रीइश्यूड प्राइस बताइए कितनी होगी। ओके, हम यहाँ कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं क्या होगा हमारा। ये हमारे पास मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट एंड मिनिमम रीइश्यूड, हमने ये कैलकुलेट करना।
And students, be careful, I told you this is up to the paid up value and this is unpaid. बस आपको इतना ध्यान रखना। केस 1 लेते हैं। केस 1 में उन्होंने बोला that if shares are forfeited for the non payment of second call, सेकेंड कॉल कितने की हमारी? 1 रुपए की। उस पर्सन ने आपको 1 रुपया नहीं दिया, यानी 1 रुपी इज द मिनिमम रीइश्यू प्राइस एंड दिया कितना? 9। तो 9 इज द डिस्काउंट। मैक्सिमम 9 रुपीज का डिस्काउंट दे सकते हैं, उससे ज्यादा डिस्काउंट नहीं दे सकते। ओके, केस 2, if the shares are forfeited for the non payment of first and second call, उसने ना हमें ये दिया ना हमें एक, यानी उसने हमको क्या नहीं दिया? 3 रुपीज नहीं दी, ना फर्स्ट कॉल दी ना सेकंड कॉल दी, यानी 2 + 1 3 रुपीज नहीं दी, यानी मिनिमम रीइश्यू प्राइस दी अनपेड वैल्यू 3 रुपीज, और दिया क्या? आउट ऑफ 10 3 रुपीज नहीं दिए, तो मतलब 7 दे दिए। ओके, 7। केस 4, केस 3, if the shares are forfeited for the non-payment of the allotment, first call and second call, लो ना उसने अलॉटमेंट दी, ना सेकंड कॉल दी, ना फर्स्ट कॉल दी, कुछ नहीं दिया, सिर्फ एप्लीकेशन दिया, तो पेड अप कितना हुआ? ओनली 4 रुपीज, यानी 4 रुपीज ये हुआ। अनपेड कितना है? 6 रुपीज। लास्ट केस 4। अब केस 4 के अंदर if the shares are forfeited for the non-payment of allotment, first call and second call and final call, second final call तो कर ही नहीं, यानी आपने ये किया ही नहीं है, ये किया नहीं, 1 रुपये की ही नहीं है। अब ये भी हो सकता है कि जब आपने इसको रीइश्यू करा तो फुली पेड अप पे रीइश्यू कराओ, तो 10 रुपीज पूरा फुली पेड अप है। अच्छा, अब सबसे पहले हम देखते हैं कि उसने पे कितना किया। सिर्फ 4 रुपीज पे की, क्योंकि ना अलॉटमेंट दी ना फर्स्ट कॉल दी, सिर्फ 4 रुपए दी, तो पेड अप तक के लेते हैं ये 4 रुपीज। और अनपेड कितना है? आप कहेंगे सर अनपेड तो हमारे पास यहाँ पर आउट ऑफ 4 उसने हमको ये अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल नहीं दी, तो मतलब उसने हमको 3 और 2 5 रुपए नहीं दिए। लेकिन सर ये जो फाइनल कॉल है वो भी तो आपने कॉल के लिए दिया, तो वो भी नहीं है, तो इसका मतलब पूरा ये भी 6 रुपए हुआ। सो इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इट इज वेरी सिंपल टू कैलकुलेट, लेकिन आपको इसमें कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि जो मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट होता है वो होता है पेड अप वैल्यू, और जो मिनिमम रीइश्यूड प्राइस होती है वो होती है अनपेड वैल्यू ऑन द शेयर्स, राइट? सो नेक्स्ट लेट्स स्टार्ट अप विद दी, और लेट्स डू सम मोर क्वेश्चंस। अब लीजिए, इसमें उसने बोला आर लिमिटेड फॉरफिटेड 1000 शेयर्स। इसमें थोड़ा सा कुछ गड़बड़ है, इसमें 600 शेयर ले लेते हैं हम। ओके, so another example, R Limited forfeited 1000 shares of rupees 10 each, 8 called up, on which shareholder paid 5 rupees. Later on 600 shares were reissued to Mr. X for 7 rupees as fully paid up. अब देखिए, आपके पास जो कॉल्ड अप था वो सिर्फ 8 था। The called up was 8, but when you have reissued these shares, then it is fully paid up. तो यहाँ पर जो हमारी एंट्रीज होंगी वो होंगी वहीं, लेकिन फिगर्स में चेंज हो जाएगा। दिखाता हूँ कैसे। सबसे पहले हमारे पास एंट्री हुई शेयर कैपिटल
account debited to share for feature count to calls in area। यहां पर कितने वैल्यू होगी 1000 इंटू 8, वेरी केयरफुल 8, देन he paid me 5 rupees, so 1000 into 5 and 1000 into 3 is unpaid, so this is 8000, this is 5000 and this is 3000। उसके बाद हमने जब इन शेयर्स को रीइश्यू करा तो रीइश्यू फुल्ली पेड अप पे था और हमने इसको 7 रुपीज पे रीइश्यू करा, दैट मीन्स देयर इज अ लॉस ऑफ 3 रुपीज, so my entry will be bank account debited share for feature account debited to share capital। The value is 600 into 7, 600 into 3 because here it will be 600 into 10। जनरली मैंने आपको भी पीछे बताया था कि जो ये वैल्यू 8 रुपीज कैपिटल में ऊपर डेबिट होती है वही नीचे क्रेडिट होती है 8 रुपीज, लेकिन इस क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोला है कि जब आपने रीइश्यू करा तो इट इज एज फुल्ली पेड अप। जब फुल्ली पेड अप वर्ड यूज किया होता है तो हम पूरा 10 लेते हैं, ऊपर इररिस्पेक्टिव जो भी वैल्यू हो, लेकिन नीचे पूरा 10 लेंगे, यही क्वेश्चन में कैश था। So 4200, then 1800 and then this is 6000, and last entry will be share for feature account debited to capital reserve। The value comes out to be 600 into ब्रैकेट में किया 5 minus 3 बिकॉज 5 का आपको प्रॉफिट था, 3 का आपको लॉस है, सो 2, सो कैपिटल रिजर्व विल बी 1200। तो इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट करके कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं आपको इसको डायरेक्टली भी करके दिखाता हूँ, देखिए कैसे। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है, 8 रुपीज कॉल्ड अप है, 5 रुपीज पेड अप था, तो 5 रुपीज माइनस 7 रुपीज का शेयर आर एस फुल्ली पेड अप पे था, आपने 7 पे रीइश्यू करा तो आपको 3 रुपए का लॉस हो गया, -3। आपने रीइश्यू कितने करे 600, तो आपका यही कैपिटल निकल। See, without even doing a question, whole question, I have calculated the capital. You can also do it, not a big deal. Okay, आगे चलते हैं। Another example, लीजिए। Company forfeited 200 shares rupees 10 each, and the shareholder paid 3 rupees, only 3 rupees. Later on, 150 shares were issued to Mr. X for 11 rupees per share as fully paid up. See, 10 रुपए का शेयर आपने 11 में इश्यू करा, मतलब आपको प्रॉफिट हुआ है, इट इज प्रॉफिट। सो ये जब रीइश्यू करा तो आपने मोर देन द फेस वैल्यू पे रीइश्यू करा। अब क्या होगा हमारी एंट्री, चलो करते हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर for feature to calls in area। क्योंकि हमें पता नहीं है कि कौन कौन से स्टेजेस पे हमें क्या क्या पैसा नहीं मिला, तो हम उसको कॉल एरिया में डाल देते। सो दैट कम्स आउट टू बी 200 into 10, 200 into 3 and 200 into 7 का आपको लॉस हो, जो आपको पैसा नहीं मिला। So this is 2000, this is 600 and this is 1400। Then you have reissued these shares, out of which you have issued 150 shares for 11 rupees। so मतलब 1 रुपी का आपको प्रॉफिट हो गया। तो जब प्रॉफिट होता है तो हम क्या करते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में क्रेडिट करते हैं। सो माई एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। So values will be 150 into 11, 150 into 10 and 150 into 1. So this is 1500, this is 150 and this is 1650। And now my capital reserve will be share for feature account debited to capital
रिजर्व। अब देखिए मैं कैसे निकालता हूँ। 150 रीइशू किए थे, मल्टीप्लाइड बाय, जब आपने फोरफिट किया तो पेड अप कितना था, 3 रुपए, तो 3 माइनस जब रीइशू किया तो प्रॉफिट है क्या लॉस है, प्रॉफिट है, तो देयर विल बी 0, सो दिस इज 450, सिंपल। ठीक, so we have covered another type where you have reissued the shares more than the face value, so this is the another type of a question। और देखते हैं, इतने में हमारा भी मन नहीं भरेगा, अभी और करते हैं। ये क्वेश्चन है जिसके अंदर हमने ओरिजिनली शेयर्स को प्रीमियम पे इश्यू किया हुआ था और अब हमने उनको आकर के फोरफिट कर दिया। देखिए, Z Limited forfeited 500 shares of ₹10 each at a premium of ₹2, यानी आपने इसको ओरिजिनली ₹2 पे प्रीमियम पे इशू किया। अब आपको मैं इसका एक रूल बता देता हूँ। रूल क्या है, जब भी आपके पास प्रीमियम वाले क्वेश्चन आए जिसमें आपने प्रीमियम पे इशू किया था ओरिजिनली, रीइशू नहीं, ओरिजिनली आपने जो रीइशू किया था, यदि आपने उसको प्रीमियम पे इशू किया है तो at the time of forfeiture you please check that the premium stage has been received by the company or not। दोबारा बोल रहा हूं, प्रीमियम वाली स्टेज कंपनी को मिली या नहीं मिली। आपने बोला सर मिल गई, यानी कंपनी जो स्टेज, अगर ऐसे अलॉटमेंट की स्टेज पर होता है प्रीमियम, यदि कंपनी को प्रीमियम अलॉटमेंट स्टेज मिल जाती है यानी प्रीमियम मिल गया, तो उस केस में हम फोरफीचर की एंट्री में प्रीमियम को कंसिडर नहीं करते। इफ द प्रीमियम अमाउंट हैज बीन रिसीव्ड ऑन द forfeited shares, then we will not consider premium in case of forfeiture of shares। That means we will do a normal entry। But if the premium stage has not been received by the company, like in this question, allotment के ऊपर प्रीमियम था और आपको प्रीमियम नहीं मिला, you have not received the premium because कंपनी ने ना अलॉटमेंट रिसीव कर पाए ना दोनों कॉल रिसीव कर रहे, 2-2 रुपए की दोनों कॉल थे, कुछ भी रिसीव नहीं कर। Now in that situation हमको प्रीमियम को डेबिट करना पड़ेगा। इन forfeiture entry premium must be debited। So now in that situation my entry will be share capital account debited, security premium reserve account debited, to share forfeiture, to share allotment and to share first call, to share final call। पूरा लिखना पड़ेगा बिकॉज आपको प्रीमियम नहीं मिला इस क्वेश्चन में, इसलिए आपको प्रीमियम भी लेना पड़ेगा। सो हमारे पास यहां पर वैल्यू क्या हो जाएगी, 500 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय कंपनी टिल लास्ट स्टेज तक गई है, इसका मतलब पूरे 10 रुपए का हुई कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल। सो 5000 विल कम हियर, then 500 into 2, the premium will be on 2 rupees premium, तो 1000 यहाँ आ जाएगा। अच्छा, एक ट्रिक और भी हो सकती है, क्या हो सकता है कि जो प्रीमियम है, अगर 2 रुपए का प्रीमियम है तो उन्होंने बोला 1 रुपए एप्लीकेशन है, 1 रुपए अलॉटमेंट, तो आउट ऑफ 2 यू हैव रिसीव्ड 1 रुपी प्रीमियम ऑन एप्लीकेशन, तो आप प्रीमियम को फिर आप सिर्फ 1 रुपया लेंगे यहाँ, 500 into 1, 2 रुपए नहीं लेंगे क्योंकि 2 में से 1 रुपी ऑलरेडी गॉट इट। सो बी केयरफुल। शेयर फॉरफीचर में हाउ मच ही पेड यू, अब आप कहेंगे सर ये कैसे कैलकुलेट करें, चलो कोई बात नहीं, हमसे नहीं हो रहा, छोड़ कोई बात नहीं, आगे आगे देखते हैं, क्योंकि हमें पता है कि यदि हमको अनपेड दिया है तो मैं पेड अप निकाल लूंगा। कैसे देख, 500 इंटू अलॉटमेंट में जाएगा 500 into 4, ये अलॉटमेंट की वैल्यू है। फर्स्ट कॉल है 500 into 2 एंड देन 500 into 2। वैल्यूज लिख लेते हैं, 5000 ये हुआ, 2000 अलॉटमेंट में चला गया, 1000 यहाँ चला गया और 1000 यहाँ चला गया। सो आउट ऑफ 6 4000 इधर आया,
बाकी 4 फीचर में 2000 4 फीचर में आ, दिस इज दी 4 फीचर पैक। अब ये कैसे आई, ये मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ वैसे 500 इंटू 4। आप अगर सर ये तो हमने एक बैलेंसिंग फिगर डाल दी, अगर बैलेंसिंग फिगर में अगर मेरी यहाँ कहीं गलती है तो ये भी गलत हो जाएगा, यू आर राइट, तो आई हैव टू चेक। फाइन, हमारे पास ओरिजिनली 10 रुपए का शेयर था, राइट, उसमें से उन्होंने बताया कि अब उन्होंने सिर्फ एप्लीकेशन दी है, क्योंकि अलॉटमेंट नहीं थी, फर्स्ट कॉल नहीं थी, सेकंड कॉल नहीं थी, सिर्फ एप्लीकेशन दी, हमें पता नहीं कितनी है। ओके, एप्लीकेशन आई डोंट नो, अलॉटमेंट 4 rupees which is 2 plus 2, then first call 2 rupees, final call 2 rupees, टोटल मिला के पेबल वैल्यू इज 12। यहाँ पर कैच है 10 plus 2 रुपीज का प्रीमियम है, इसलिए दिस इज पेबल इज 12। सो 12 में से आपका 8 चला गया तो कितना हुआ 4 rupees। दिस इज योर बैलेंसिंग फिगर and this is the paid up value. He paid only application. अब ये 4 रुपए आपको पूरे क्वेश्चन में नहीं दिए हुए थे, लेकिन हमको ये चीज दी हुई है और 10 रुपीज पूरा कॉल्ड अप वो भी दिया हुआ है, तो आई कैन फाइंड आउट द थिंग्स लाइक दिस। उसके बाद कंपनी ने 500 शेयर जो थे वो री इश्यू कर दिए टू मिस्टर एक्स फॉर 8 रुपीज एज फुल्ली पेड अप। तो अगेन 10 का शेयर 8 में सेल किया, 2 का लॉस हो गया, तो हमारी एंट्री हुई बैंक अकाउंट डेबिटेड, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। अब यहां पर हमारे पास वैल्यू क्या होगी 500 इंटू 8, 500 इंटू 2 का आपको लॉस हो गया एंड 500 इंटू 10 आपका इधर आ गया, सो दिस इज 4000, 1000 एंड देन 5000 एंड द लास्ट एंट्री विल बी शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व। Now students, how much will be the value? It will be 500 into प्रॉफिट है आपको 4 का, लॉस है आपको 2 का, सो 4 minus 2 that is 2, 1000 rupees will be your capital। री इशू किए 500, मल्टीप्लाइड करेंगे हम दी नेट प्रॉफिट, दिस इज एक्चुअली योर नेट प्रॉफिट। while you have forfeited you have a profit of 4 rupees capital profit, and while reissue you have a capital loss of 2 rupees, so you got the net profit of 2 rupees per share, so 1000 rupees is your capital। तो ये हमारा एक तरीका है जिसके अंदर हमने प्रीमियम के बारे में समझा कि प्रीमियम का हमें कॉन्सेप्ट ये होता है कि यदि कंपनी को इन 500 शेयर के ऊपर प्रीमियम वाली स्टेज मिल चुकी होती, सपोज जैसे इसी क्वेश्चन उसने अलॉटमेंट दे दिया होता और फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल नहीं दी थी उसने 2-2 रुपए की, सो इन दैट सिचुएशन में प्रीमियम को कंसिडर ही नहीं करूंगा, ये भी एंट्री नहीं होगी तो अलॉटमेंट भी नहीं होगी, ना ये कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि अलॉटमेंट के अंदर ये जो अलॉटमेंट है इस अलॉटमेंट में प्रीमियम की वैल्यू इंक्लूड है, दिस इज 2 + 2, देयरफॉर मैंने अगर क्रेडिट किया है 2 रुपीज तो मुझे ऊपर डेबिट भी करना पड़ेगा। एक तो ये रीजन है। दूसरा रीजन मैं आपको बता दूं आपके कॉन्सेप्ट के लिए, सी जब हमने अलॉटमेंट की जो ड्यू एंट्री करी थी उसमें हमने सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को पूरा क्रेडिट किया था, लेकिन हमें बाद में पता लगा कि मुझे इन 500 शेयर पे तो प्रीमियम मिला नहीं, सो आई कैन नॉट कंसिडर दैट पर्टिकुलर थिंग एज एन इनकम विच आई हैव नॉट रिसीव्ड। इट इज अ फंडामेंटल रूल कि यदि कंपनी ने कोई इनकम को रिसीव नहीं किया तो वो उसको इनकम नहीं मान सकते, इसलिए हमें वापस इसे डेबिट करना पड़ेगा। ये एक फंडामेंटल रूल है, कॉन्सेप्ट समझने के लिए ये है। अदरवाइज आप इसमें ये समझ सकते हैं कि यदि आप अलॉटमेंट पे 4 रुपए यहाँ डेबिट क्रेडिट कर रहे हैं जिसमें प्रीमियम इंक्लूड है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको यहाँ पर 2 रुपीज डेबिट भी करना पड़ेगा। फाइन, सो यहाँ पर प्रीमियम की बात आपको समझ में आई होगी। अब हम और आगे क्वेश्चन करते हैं जिसमें कुछ और डिफरेंट टाइप ऑफ
चीजें होंगी। लेट्स ओके, एक ये क्वेश्चन है जिसके अंदर आपके अप्लाइड नंबर ऑफ शेयर्स एंड अलॉटेड नंबर ऑफ शेयर, जिसको हम बोलते हैं प्रो राटा बेसिस के ऊपर हो। उस केस में यदि हम शेयर्स को फोरफिट करते हैं तो फिर हम क्या करेंगे, उसके अंदर हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं। इस बात का बेटा ध्यान रखना ऑल स्टूडेंट्स, दैट इन केस ऑफ अ प्रो राटा का मतलब होता है प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट। कंपनी जब एप्लीकेशन रिसीव करती है और यदि कंपनी ने ज्यादा शेयर्स रिसीव कर लिए तो वो उसका जो एक्सेस शेयर्स का जो पैसा है वो नेक्स्ट स्टेज पर ट्रांसफर कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेज में भी अलॉटमेंट, जनरली अलॉटमेंट होती है नेक्स्ट स्टेज। तो उन्होंने यदि अलॉटमेंट पे ट्रांसफर कर दिया और किसी भी सिचुएशन में यदि कंपनी को अलॉटमेंट की स्टेज नहीं मिलती तो फिर हमको एक प्रो राटा कैलकुलेशन करनी पड़ती है, जिसमें ये हम फाइंड आउट करते हैं दैट व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एरियर ऑन अलॉटमेंट। बिकॉज जब मैं फोरफिट करूंगा तो वो अमाउंट इस फोरफीचर की एंट्री में आएगा। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन पढ़ के दिखाता हूं, उसमें आपको पता लगेगा कि मैं आपको क्या एक्सप्लेन करना चाहता हूं। राजेश अप्लाइड फॉर 4,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2। अब आपके कान खड़े होने चाहिए कि जब अगर ये प्रीमियम वाला क्वेश्चन है तो इसमें प्रीमियम पहली बात कौन से स्टेज पर है और फिर प्रीमियम हमें मिला या नहीं मिला, मतलब प्रीमियम वाली स्टेज मिली या नहीं मिली, वो हमको ध्यान रखना। बट ही वॉज अलॉटेड ओनली 2,500 शेयर्स, यानी प्रो राटा अलॉटमेंट हो गया ऑन अ प्रो राटा बेसिस, बोला ही हुआ है। आफ्टर हैविंग पेड ₹3 ऑन एप्लीकेशन, उसने सिर्फ ₹3 दिए और उससे ज्यादा आगे नहीं दिया। He did not pay the allotment of ₹5 including premium, यानी प्रीमियम नहीं मिला। जैसे ही आपको पता लगे कि प्रीमियम नहीं मिला तो आपकी बात समझ में आनी चाहिए दैट प्रीमियम शुड बी डेबिटेड। And on the subsequent failure of the first call of ₹2 per share, his shares were forfeited. आपने उसके बाद ही forfeit कर दी, यानी आप नेक्स्ट स्टेज पर गए ही नहीं। अब आप कहेंगे सर ये नेक्स्ट स्टेज हमारी कितनी होगी, हमें पता ही नहीं। अगर हमें वो नहीं पता तो हमको ये भी नहीं पता होगा कि हमारा कॉल्ड कितना है, लेकिन हम इसी में ही सब कुछ निकाल के आपको मैं दिखाऊंगा कैसे। देख, एप्लीकेशन उस पर्सन ने हमें दे दिया विच इज ऑफ ₹3। अलॉटमेंट हमें पता है वो ₹5 की है विच इंक्लूड्स ₹2 प्रीमियम, मतलब दिस इज 3 + 2। फर्स्ट कॉल हमको नहीं मिला विच इज ऑफ ₹2। टोटल नीचे कितना होना चाहिए, ये फाइनल कॉल हो गया हमारा फाइनल कॉल। हमको टोटल पता है कितना होना चाहिए, हमारा टोटल 12। द पेबल वैल्यू ऑफ ईच शेयर इज 12 बिकॉज ₹10 का शेयर है, ₹2 प्रीमियम है, तो दिस इज 10 + 2. Now you can calculate. So ₹2 is the final call. अब आप देखिए आपका कॉल्ड अप कितना होना चाहिए। आउट ऑफ टोटल ओरिजिनल वैल्यू ऑफ ₹10, ₹2 was not called. So that means your called up capital is 8. Now यहाँ पर मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूँ। स्टूडेंट जनरली क्या करते हैं कि जो ओरिजिनल वैल्यू है वो 12 ले लेते हैं। 12 कभी भी मत लेना, हम हमेशा ओरिजिनल वैल्यू 10 को ही लेते हैं। वो इसलिए बिकॉज कैपिटल की वैल्यू में प्रीमियम को हम इंक्लूड नहीं करते, बिकॉज प्रीमियम इज ओवर एंड अबव ऑफ द कैपिटल। कैपिटल के अलावा प्रीमियम होता, तो हमको कैपिटल में सिर्फ ओरिजिनल वैल्यू ही लेनी होती। तो 10 में से 2 माइनस किए तो इन दिस सिचुएशन योर कॉल्ड अप वैल्यू इज हाउ मच, इट इज ₹8। सो हमें पता लग गया कॉल्ड अप कितना है 8, पेड अप कितना है, पेड अप कितना है 5 + 2 7, यहाँ पे 5 नहीं लेंगे 3 लेंगे, 3 + 2 5 इज योर पेड अप। ठीक है, अभी आपको एंट्री करके दिखाता हूँ, आप देखना क्या होगा।
तो हमारे पास यहाँ पर एंट्री हुई शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिटेड, टू शेयर फॉर फीचर, टू शेयर अलॉटमेंट एंड टू शेयर फर्स्ट कॉल। बस इतना ही आएगा, फाइन कॉल तो है नहीं। अब हम यहां पर करेंगे 2500 इंटू 8। प्लीज डू नॉट टेक 4000 बिकॉज दैट हैज ओनली अप्लाइड। कंपनी फोरफिट उतने ही करेगी जितने कंपनी ने उनको अलॉट की, यानी जितने वो होल्डर हैं। तो होल्डर वाज ओनली 2500 शेयर्स। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 2500 इंटू 2। शेयर फॉर फ्यूचर छोड़ देता हूं, अभी नहीं लिखता। अलॉटमेंट में हमारे पास आप कहेंगे सर 2500 इंटू 5, मगर ये गलत है, बताता हूं अभी क्यों। शेयर फर्स्ट कॉल तो पक्का है 2500 इंटू 2, सर ये तो पक्का, ये तो, लेकिन ये वैल्यू नहीं होगी, ये गलत, पता ये गलत है। वो क्यों, अभी बताता हूं कैसे। देखिए यहां पर सिचुएशन ऐसी है कि जो राजेश है उसने अप्लाई किए थे 4000 शेयर, हमने उसको सिर्फ दिए थे 2500 शेयर। उसके पास एक्सेस नंबर ऑफ शेयर्स ऑलरेडी थे विच इज ऑफ 1500 एक्सेस शेयर्स थे। तो ही मस्ट हैव पेड मी दी 1500 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 3, यानी 4500 मुझे वो ऑलरेडी एक्सेस दे चुका है ऑन एप्लीकेशन। फिर जब मैंने राजेश का अलॉटमेंट की कैलकुलेशन करी तो अमाउंट ड्यू जो था, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट वाज 2500 इंटू 5, यानी टोटल मिला के 2500 इंटू 5 यानी 12500, 12500 वाज ड्यू। तो ही सेड कि सर ये मेरे ये भी तो एडजस्ट कीजिए। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, माइनस एक्सेस इज 4500। तो उसका जो एरियर है वो ये 2505 नहीं है, वो 8000 है। सो नेट एरियर इज 8000 और ये 8000 में यहां रिकॉर्ड कर अलॉटमेंट। इसलिए जब भी कोई प्रोराटा अलॉटमेंट की कैलकुलेशन या प्रोराटा अलॉटमेंट वाला क्वेश्चन अगर आ जाए तो आप ये पहले चेक करिएगा कि आपने जो एक्सेस शेयर्स हैं वो कौन सी स्टेज पे ट्रांसफर किए, क्या आपको वो स्टेज का पैसा मिला या नहीं मिला। आपने बोला सर नहीं मिला, अलॉटमेंट नहीं मिली मेरे, तो मेरे को अलॉटमेंट की कैलकुलेशन में जब मैं अलॉटमेंट की यहाँ पर 2 शेयर अलॉटमेंट लिखूंगा 8000 लिखूंगा, ये वैल्यू दिस इज द वैल्यू। आई विल नॉट राइट 2500 इंटू 5 डायरेक्टली, नहीं, क्योंकि कुछ एक्सेस पैसा जो 4500 है वो मेरे पास ऑलरेडी आया हुआ है, वो भी मुझे एडजस्ट करना है। सो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में हमारे पास आ गया 5000। अब देखिए ये मैंने ये लिखा है यहाँ पर 5000, यहाँ पर मैंने लिखा 20000। शेयर फॉर फ्यूचर मैंने बोला बैलेंसिंग फिगर डालूंगा और 5000 ये हुआ। अब बैलेंसिंग फिगर कितनी आ गई, बैलेंसिंग फिगर हमारे पास आएगी 12000। दिस इज माय बैलेंसिंग फिगर। क्या मैं इस बैलेंसिंग फिगर को एज इट इज एक्सेप्ट कर लूं? आप कहेंगे सर वैसे तो नहीं करना चाहिए, लेकिन अब आप कह रहे हैं तो हम मान लेते हैं, लेकिन नहीं, बिकॉज मैं कह रहा हूं इसीलिए नहीं मानिए आप उसको टेस्ट करिए कि वेदर दिस अमाउंट इज करेक्ट और नॉट। बिकॉज हो सकता है कि आपने यहां पर इस जगह पे कहीं कोई गलत वैल्यू लिख दी हो, तो यदि आपने यहां गलत लिखा है तो आप तो बैलेंसिंग फिगर डालेंगे तो आपकी ये वाली वैल्यू भी गलत हो जाएगी। तो व्हाइल पुटिंग दिस वैल्यू you must check that whether this particular figure is correct or not। वो मैं आपको तरीका सिखाता हूँ कि आप चेक कैसे कर सकते हैं। सो एग्जाम में आप सिर्फ क्वेश्चन को करना ही नहीं, आप ये भी चेक करिए कि आप सही कर रहे हैं नहीं कर रहे। देखो मैं चेक कैसे करता हूँ। ये अमाउंट क्या चीज है, ये वो नंबर ऑफ शेयर्स हैं जिनके ऊपर आपको पेड अप वैल्यू है, पेड अप अमाउंट। पेड अप कितना है, 3 रुपए। इस पर्सन ने अप्लाई कितने किए थे, 4000 शेयर, 4000 शेयर्स, एंड ही पेड यू ओनली एप्लीकेशन। सो दिस इज नथिंग बट इट इज 4000 into 3, this is 12000। now you are getting the right answer, yes this is correct।
सो स्टूडेंट्स, आप क्वेश्चन को करना भी सीखिए, लेकिन आप सही कर रहे हैं उसको चेक करने के लिए भी उसका तरीका मैंने आपको सिखा देते, ये मैंने आपको सिखाया। पहली एंट्री मेरी ये हो गई। दूसरी एंट्री, कंपनी ने these shares were reissued as 8 rupees as fully paid up। अब ये भी हालांकि है 8 रुपीज कॉल्ड अप, लेकिन कंपनी ने जब उसको रीइश्यू किया तो एज फुल्ली पेड अप रीइश्यू किया, तो मतलब 10 का शेयर 8 में रीइश्यू करा तो 2 का लॉस हुआ। अब यहां पर आप करेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल 2500 into 8, 2500 into 2, 2500 into 10, yeah, so 25,000 ये आ जाएगा, 20,000 ये आया एंड 5,000 ये। लास्ट एंट्री, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व। क्योंकि आपने यहाँ पर सारे नंबर ऑफ शेयर इशू कर दिए तो आप सिंपल ये काम कर सकते हैं। 12,000 आपके पास पहले था, माइनस आपको 5,000 का लॉस हो गया, विच कम्स आउट टू बी 7,000। 7,000 इज योर कैपिटल रिजर्व। आप कहेंगे सर अभी तक तो जो आपने क्वेश्चन करवाए थे उसमें तो आपने कुछ और ही चीज बताई थी, यहाँ आप कुछ और ही बता रहे हो। सर ये भी तो हो सकता है कि यहाँ पर 2,500 की जगह उन्होंने सिर्फ 2,000 शेयर इशू करे, तब तो ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते हम। तो सर हमको आप वो पुराने वाला फॉर्मूला से ही बताइए, क्या ये टेस्टिंग होती कि नहीं होती। ओके, वो भी कर देते, करेगा हमारे पास सर। अब बताते हैं कैसे। दिस 12,000 is a profit on 2,500 shares. So 12,000 divided by 2,500, तो इससे हमारी वैल्यू कितनी निकलेगी? I think 4.8. Let me check. Uh, 12,000 divided by 2,500. So 4.8 per share is the profit. अब यहां मैंने निकाल लिया। अब हम क्या करते हैं, देखिए 2,500 मल्टीप्लाइड बाय 4.8 माइनस 4.8 माइनस 2 रुपीज का आपको लॉस है, ये 2 रुपीज का लॉस हो गया। ऑलराइट, सो 2.8 इंटू 2,500 करते हैं तो पूरा 7,000 है। फिर से ये मैंने जो आपको एक शुरू में जो एक यूनिवर्सल मेथड वाला सिखाया था, आप उसको यहाँ भी यूज कर सकते। अदरवाइज अगर आप इसको कंफ्यूज हो रहे हो फॉर एग्जांपल, तो इस बात का ध्यान रखना कि यदि आपने जितने फोरफिट करें, यदि सारे रीइश्यू कर दिए, तो जितना फोरफीचर में पहले आपने क्रेडिट किया माइनस जितना आप अब डेबिट करेंगे वो आप तब भी कर सकते हैं डायरेक्टली। बट दिस इज एप्लीकेबल ओनली इफ there are less number of if full shares are reissued। अगर लेस नंबर ऑफ इशू करने हैं फिर तो आपको यही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, देन यू कैन नॉट गो। तो मैंने आपको ये भी बता दिया और ये भी तरीका, ये तो खैर शुरू से ही चल रहा था, ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं। सो आई बिलीव अब आपको इस चीज के बारे में, शेयर फोरफीचर की एंट्रीज और उसको रीइश्यू करते हैं और फिर कैपिटल कैसे निकालते हैं और उसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं, called up capital, paid up capital, unpaid capital, when shares are issued at premium originally, then what we are supposed to do, प्रीमियम को हमने कंसिडर करना है या नहीं करना है, वो मैंने आपको सारा इसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब एक और टॉपिक, छोटा सा भी एक और टॉपिक है, इसमें हम ये कैलकुलेट करते हैं। देखो ये बहुत मजेदार टॉपिक होगा, क्योंकि अगर आप पीछे का सारा कॉन्सेप्ट समझ गए हैं तो इसको भी समझने में आपको इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। देखिए हमने टोटल मिला के 3 एंट्रीज की थी, फोरफीचर की, फिर रीइश्यू की और फिर कैपिटल की। हमारा सीक्वेंस क्या होता था कि हम पहले फोरफीचर की एंट्री करते थे, फिर कैपिटल रिजर्व की एंट्री करते थे,
और फिर लास्ट में हम फोर्थ चेक के बाद फिर हम लास्ट में कैपिटल रिजर्व की एंट्री करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर आपको पहली एंट्री बता सकते हैं, तीसरी एंट्री बताते हैं, लेकिन जो दूसरी एंट्री है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी, ये उस टाइप का क्वेश्चन। वैसे अगर आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए कि हमारे 3 एंट्रीज में क्या क्या चीजें होती हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसी क्वेश्चन को आपने 3 एंट्रीज है, उन 3 में जो जो फिगर्स जहां जहां जाने वाली है वहां डाल दीजिए। उसके बाद आपको देखिए, जो मैंने आपको पीछे भी कॉन्सेप्ट समझाया था कैपिटल कैलकुलेट करने का, वो आपको बहुत काम आएगा भैया। बताता हूँ कैसे। आर लिमिटेड फॉरफिटेड 1000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल ऑफ ₹2। कॉल्ड अप 10 रुपए है, ₹2 उसने नहीं दिए, इसका मतलब अनपेड ₹2, तो पेड अप कितना हुआ, पेड अप इज योर ₹8। तो चलिए हम पहले एंट्री करते हैं। फर्स्ट एंट्री, मैंने अभी क्वेश्चन पूरा पढ़ा नहीं है, लेकिन मैं फिर भी पहली एंट्री तो करनी है मेरे को। तो मैंने एंट्री करी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कितना अमाउंट है, 1000 इंटू 10, 1000 इंटू 8 एंड 1000 इंटू 2। बिकॉज मुझे ₹2 दिया तो मैंने 8 बैलेंसिंग वैल्यू निकाल ली। तो 10,000, 8,000 एंड देन 2,000। फिर उन्होंने बोला कि आपने जब इन शेयर्स को, सब शेयर्स को रीइश्यू कर दिया और आपने इसका जो नेट प्रॉफिट था वो आपने कैपिटल रिजर्व में जो ट्रांसफर किया, वो आपने 5,000 रुपए आपने ट्रांसफर किया। ठीक है, तो मैं एंट्री पहले कर लेता हूं, मेरा लॉस तो हो सकता है। तो मैंने एंट्री करी, बैंक अकाउंट डेबिटेड, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, और लास्ट में एंट्री करी मैंने शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व। अब जरा आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि मैं इसको कैसे कर रहा हूं। हमारे पास ये वैल्यू है ऑलरेडी, क्योंकि मेरे को पता है मैंने 1000 शेयर ही रीइश्यू करे हैं, ₹10 के हिसाब से थे, ये मेरा पूरा 10,000। अब मेरे पास ना ये वैल्यू है ना ये वैल्यू है, ये भी मैंने यहाँ लिख दिया 1000 इंटू समथिंग, आई डोंट नो, 1000 इंटू समथिंग, आई डोंट नो, क्योंकि हमको यही निकालना है कि हमने जब रीइश्यू करा तो कितने पर रीइश्यू करा, मतलब मेरे को ये वैल्यू निकालनी है। द प्रॉब्लम इज दैट आई डोंट हैव दिस वैल्यू, लेकिन हमारे पास यहां पर नीचे कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है 5,000। ये कैसे आएगा, ये मैंने आपको सिखाया था 1000 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय पेड अप, ऊपर पेड अप कितना है 8 माइनस समथिंग विच इज अ लॉस, यानी ये वैल्यू मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे इतना पता है कि मेरे को नेट प्रॉफिट ₹5 का हुआ है, क्योंकि 1000 है ना। सो दिस इज 1000 इंटू 5, ₹5 का मुझे नेट प्रॉफिट है। ₹8 का मुझे पूरा पुराना प्रॉफिट था, यानी ₹3 पर मैंने उसको लॉस पे रीइश्यू किया हो, ₹3 के लॉस पे रीइश्यू किया, तो ₹3 तो मेरा 5 हो गए यहाँ पर। अब देखिए ये ₹3 को मैंने यहाँ लिखा, अब वैल्यू यहाँ पर, दैट मीन्स आपका जो रीइश्यू प्राइस है वो ₹7 का। ठीक, अगर मैंने यहां से वैल्यू ये कैलकुलेट कर ली, ये यहां से इधर आ गई, यहां से फिर ये वैल्यू यहां। सी दिस इज द ब्यूटी ऑफ कैलकुलेटिंग दिस वैल्यू। अगर मैं आपको ये वाला फॉर्मूला मैंने आपको सिखा दिया अभी, तो आप यहां से आप मूव कर से, आपको क्वेश्चन में ये वैल्यूज दी हुई हैं, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट 5,000 रुपीज जो है वो हमारे 1000 शेयर्स में है, तो ₹5 का मुझे नेट प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट है, देखो ये वर्ड नेट प्रॉफिट कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। नेट प्रॉफिट का मतलब हुआ कि पेड अप मेरा था 8, पेड अप माइनस द रीइश्यूड लॉस, तो 8, अब ये कितना होगा, ये 3 होगा तभी तो 5 बनेगा, ये 5,000 तभी आएगा यहाँ पर। अब ये मैंने 3 निकाल लिया, 3 मैंने यहाँ पर ऊपर लिखा, 10 का शेयर 3 के लॉस पे दिया, तो मतलब ₹7 पे रीइश्यू किया, ये हमारी एंट्री आ गई। सो दिस इज द वे वी आर गोइंग टू कैलकुलेट दी फिगर्स। अच्छा,
और एक क्वेश्चन लेते हैं, इसमें तो हमने सारे शेयर इशू कर दिए थे, अब इसमें एक और क्वेश्चन लेते, लेट्स सी। फॉरेक्स लिमिटेड forfeited 2000 shares of BIS 10 each for the non-payment of first and final call of 3 rupees। यानी 3 रुपए उसने नहीं दिए, 7 रुपए दे दिए, तो 7 रुपीज वॉज पेड अप। मैं यहीं पर एंट्री लिखता हूँ। मेरी पहली एंट्री हुई शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। अगर आप चाहें तो आप ये एंट्री खुद भी लिख सकते हैं, आप क्वेश्चन आपके सामने आप कर सकते हैं, मैं भी कर रहा हूँ, आप भी ट्राई करिए। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर forfeiture to share final call। So this is 2000 into 10, then 2000 into 7 because 3 रुपए हमें नहीं मिला, into 3, so this is 20,000, this is 14,000 and this is 6,000। फिर उन्होंने बोला that only 1500 shares were reissued and the gain were transferred to capital reserve as 7500। okay, so loss भी होगा, तो मैंने एंट्री करी बैंक अकाउंट डेबिटेड, शेयर forfeiture अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, और लास्ट एंट्री शेयर forfeiture अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व। अब हमने रीइश्यू कितने करे, 1500। चलो मैं फिगर्स लिख लेता हूँ, 1500 इंटू समथिंग आई डोंट नो, 1500 इंटू समथिंग आई डोंट नो, 1500 इंटू 10 आई नो, क्योंकि ये तो कैपिटल में वाली वैल्यू तो 10 ही आएगी। 15,000 मैंने यहाँ लिखा। अच्छा, अब ये वैल्यू भी मेरे को पता है, ये वैल्यू है, यानी 1500 इंटू 5 रुपीज, बिकॉज तभी तो आएगा ना। 7,500 डिवाइड बाय 1500 करो तो 5 रुपए का मुझे प्रॉफिट हो। ये क्या है, नेट प्रॉफिट। ओके, सो व्हाट आई डू, 1500 इंटू, मेरे पास 7 रुपीज का प्रॉफिट था ऊपर जो मैंने फॉरफिट किया, मेरे को लाना है नीचे 5 रुपीज लाना है, तो दैट मीन्स -2 कर दूंगा, तभी तो ये 5 रुपीज हो जाएगा। अब 2 रुपीज को आप यहाँ लिख दीजिए और 8 रुपीज को यहाँ लिख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सो दिस इज योर 3000 एंड दिस इज योर 12,000। सो दे आर आस्किंग यू दैट हाउ मच you have reissued the values, how much, determine the amount realized from the reissued shares is 12,000। अब ये वाले क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन में जो डिफरेंस था वो ये था कि पिछले वाले क्वेश्चन में हमने सारे शेयर इशू कर दिए थे, लेकिन इस क्वेश्चन में हमने सिर्फ 1500 शेयर इशू करे, लेकिन फॉर्मूला हमने वही लगाया जो पीछे लगाया, सिर्फ चेंज इतना किया है कि पिछले क्वेश्चन में 2000 लिखा था, यहाँ पर मैंने 1500। रूल बोलता है कि भैया जितने शेयर आप री इशू कर रहे हो उस वैल्यू को यहाँ लिख दीजिए, बट द कॉन्सेप्ट विल रिमेन द सेम। कॉन्सेप्ट में कोई चेंज नहीं, फॉर्मूला जो हमने लगाया था वही फॉर्मूला है, सिर्फ नंबर ऑफ शेयर चेंज कर दिए। और क्योंकि मैंने नंबर ऑफ शेयर चेंज करे हैं इसीलिए हमको यहाँ पर कैलकुलेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये चीज तो हमारी सेम है ना। ऑलराइट, सो आई बिलीव कि आपको पार्शियल रीइश्यू के अंदर भी आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि हम ये, अगर हमको ये सेकंड एंट्री की वैल्यू नहीं दी हुई और थर्ड की दी हुई है, तो मैं थर्ड से भी सेकंड पे कैसे जा सकता हूँ। तो आप करिए क्या, आप पहले तीनों एंट्रीज लिख लीजिए, जो जो फिगर्स यहाँ पर दी हुई हैं आप उनको पहले रिकॉर्ड कर लीजिए, फिर जो हम बैलेंसिंग फिगर्स करके निकालते हैं, जैसे यहाँ पर सबसे पहले मैंने ये वैल्यू निकाली, ये कहाँ से निकली, ये इधर से निकली 5 रुपए, ये मेरे को ये वैल्यू दी हुई थी, मेरे को ये दिया हुआ था, तो मैंने 7 भी मेरे को दिया हुआ है, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए दैट इट शुड बी द 7 माइनस द लॉस। अब लॉस नेट कितना होना चाहिए, 5 रुपए, तो मैं 2 लिख दूंगा यहाँ पर, 2 को मैंने इधर लिखा, फिर यहाँ से इधर निकाल ली मैं, ये तरीका है करने। सो आई बिलीव कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। यदि आपको नहीं भी हुए तो आप मेरे को मेरे YouTube चैनल पे आप चाहें तो आप मेरे को अपने कमेंट्स लिख सकते हैं, सो दैट आपको आपकी कोई भी और प्रॉब्लम्स होंगी तो मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश पूरी करूँगा। राइट,
कोशिश करिए, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए और शेयर भी करिए लोगों को, so that the other people can also enjoy the video. Thank you so much for listening to this. Thank you.